नमस्कार, टारगेट विद पीएस परिहार यूट्यूब चैनल में मैं रेनू हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हम आप लोगों के लिए यूपी टेट 2017-18 का साल में पेपर लेकर आई हूं, जिसमें हमें जानेंगे कि एक छोटी छोटी मानवीय त्रुटियों से जो गलतियां होती हैं उसको हम प्रैक्टिस सेट में कैसे अपनी कमियों को दूर करेंगे। पूरा प्रश्न पढ़ते नहीं है, जल्दबाजी में उत्तर देते हैं और प्रश्न गलत हो जाते हैं, और जैसे ही निकलते हैं पेपर देके तो हमें लगता है ये तो हमें आता था, हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो इन बारीकियों को ध्यान में रखते हुए हम पेपर पे डिस्कस करेंगे। और ये ध्यान में रखिए, जितने भी पेपर होते हैं पुनरावृत्त क्वेश्चन जरूर आते हैं, 2-4 क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं उनसे संबंधित। तो इस तरह से सबसे पहले 2017-18 का है, जिसमें से हम 30-30 क्वेश्चन करके आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। और जो सॉल्व कराएंगे उसको बहुत बारीकियों से आप लोग ध्यान देंगे और आप लोग भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, संप्रेषण कला क्या नहीं है। पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि संप्रेषण कला क्या नहीं है, जिसमें से अलंकरण, आत्मविश्वास, प्रभावशाली भाषा, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। तो इसमें से क्या नहीं है? संप्रेषण का मतलब क्या होता है? आपके अंदर आत्मविश्वास भी होना चाहिए, प्रभावशाली भाषाएं भी आपको हो, जहाँ पर आप संभाषण अपनी भाषा को प्रस्तुत करें। संप्रेषण विचारों और भावनाओं को भी व्यक्त करना आना चाहिए। इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें से आपका क्या है? अलंकरण। अलंकरण जो होता है ये संप्रेषण के अंतर्गत नहीं आता है। जब आगे पढ़ेंगे संप्रेषण क्या होता है तो हम पूरा डिटेल से बताएंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन हमें सॉल्व भी करना है। और अलंकरण आप लोग जानते हैं कि काव्य जब पढ़ा जाएगा तो अलंकार वहीं से आता है। अलंकरण होता क्या है? आभूषण शब्द के द्वारा, अर्थ के द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ें हम जानेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि आप, दूसरा क्वेश्चन भी सेम संप्रेषण से ही है, जिसमें पूछ लिया गया है आपसे कि संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। ऊपर आप लोगों ने पढ़ा ही, तो नीचे भी सेम वही प्रश्न है कि संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अभ्यास के द्वारा, भाषण के द्वारा, अनायास, या विषय की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो संप्रेषण जो होता है व्यक्त करने के लिए, उसमें सबसे अधिक आवश्यकता किसकी, सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है? तो सबसे अधिक आवश्यकता आपकी क्या होती है? अभ्यास की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो नहीं है, यही चीज आपको ध्यान में रखता है। लोग जल्दबाजी में नहीं और हाँ में प्रश्न गलत कर देते हैं। तो देखेंगे कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो आपने पढ़ा है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी होती है? क्षत्रज्ञ। यह क्या है आपका? यह आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसे हम अंतस्थ व्यंजन, इसे हम अंतस्थ व्यंजन, या इसे हम अर्धस्वर भी कहते हैं, और इसका ताल से भी उच्चारण होता है। तो क्षत्रज्ञ ये आपके क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? या संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, चौथा प्रश्न आपका है, दिया है कि मृत्युंजय, दिया है कि मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? द्विगु समास है कि कर्मधारय समास है कि बहुब्रीहि समास है कि द्वंद्व समास है? तो मृत्युंजय में कौन सा समास है? मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, अर्थात क्या? शंकर। तो बहुब्रीहि समास होगा इसमें। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। और कर्मधारय में क्या होता है? कर्मधारय में विशेष और विशेष होता है। तो मृत्युंजय में कौन सा समास हुआ? बहुब्रीहि समास हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो अलंकार में आप इसका जब विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा अलम धन
कार। तो अलमधनकार क्या है? आपसे दो क्वेश्चन और बन गया, आपसे पूछ सकता है कि अलंकार में संधि कौन सी है। तो अलंकार में जो संधि होगी वो क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। और यह माँ, अगर बाद में माँ के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन का कोई भी वर्ण आता है तो माँ अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो माँ यहाँ पे अनुस्वार में परिवर्तित हो गया, इसलिए आप देखेंगे कि अलम है कहाँ पर, तो इसमें आंसर आपका डी सही होगा। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपका आ गया है इस समय और आप सॉल्व भी करेंगे। ध्यान से देखेंगे कि इसमें दिया है कि यह पुस्तक किसकी है, में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। नंबर पहला ऑप्शन ए क्या है? सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष एक वचन और स्त्रीलिंग। दूसरा ऑप्शन सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग। तीसरा आपका गुणात्मक विशेष, पुस्तक विशेष एक वचन, संबोधन अव्यय। अब आप देखिए एक चीज, जब आपको सर्वनाम पढ़ाया जाएगा तो वहां पे आप इन चीजों को जान जाएंगे, लेकिन आज इस ध्यान में रखिए कि अगर विशेष के पहले क्या है, अगर विशेष के पहले, अगर विशेष के पहले सर्वनाम आता है, सर्वनाम आता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। और एक चीज और यहीं पे ध्यान में रखना है कि आपका पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष चार सर्वनाम अगर संज्ञा या विशेष के पहले आ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। तो पहला आपका ऑप्शन ये दिखा कि सार्वनामिक विशेषण किसमें है, तो नंबर आपका पहला वाला सही है। पुस्तक यहाँ पर क्या है आपका? पुस्तक आपका यहाँ पे विशेष है, क्योंकि इसी की विशेषता बतलाई जा रही है, इसी से पूछा जा रहा है कि यह किसकी पुस्तक है। और पुस्तक एक वचन है, एक से अधिक नहीं, और पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग भी है। आपका एक क्वेश्चन ये भी आ गया, पुस्तक शब्द क्या है? एक वचन है और स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से आपने देखा कि यह पुस्तक किसकी है, इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो ए वाला आपका सही होगा। इसके बाद आप देखेंगे आपसे जो पूछा जा रहा है कि विशेषण शब्द का विलोम क्या होता है। विशेषण शब्द का जो विलोम है, नंबर एक इधर है विवेचन, इसके बाद विवेचन, जो आपका प्रश्न है विश्लेषण का विलोम आपसे पूछ रहा है, तो आप बताएंगे कि विश्लेषण का जो विलोम है आपका पहला ऑप्शन आपका है विवेचन, इसके बाद संश्लेषण, इसके बाद व्याख्या, इसके बाद आपका विभाजित। अब इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो विश्लेषण का विलोम क्या होता है? बी वाला आपका क्या है इसमें सही है। इसके बाद आप देखेंगे आठवां प्रश्न आपका है, दिया गया है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आप उच्चारित करके भी देख सकते हैं आपका जीभ दांत को कौन सा वर्ण उच्चारित करते समय टच कर रहा है। तो आपका देखेंगे कि ता, था, दा, धा, ना आपका जीभ लगाने से दांत को स्पर्श करता है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? पहला कंठ की, दंत की, मूर्धन्य की, अनुनासी। तो इसमें आपका सही क्या होगा? दंत सही होगा। ता वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं उनको उच्चारित करते समय आपका जीभ जो है दांत को स्पर्श करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें आंसर आपका क्या सही हुआ? दंत। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें है, नौवां प्रश्न जो आपका है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? पहला में सा, स, स, दूसरे में आ, बा, सा, तीसरे में चा, छा, जा और चौथे में आपका या, रा, ला। तो आप देखेंगे कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन सी होती है? सा जिसे हम ताल कहते हैं, इस सा को हम मूर्धा कहते हैं और इस सा को हम दंत कहते हैं और आपका हा भी इसके अंतर्गत आता है। तो उसमें व्यंजन की संख्या 4 है। तो आप देखेंगे कि किसमें है, तो आपके पहले वाले ऑप्शन में आप देखें कि तीनों सा है, तो इन्हें हम उसमें व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आपका जो दूसरा प्रश्न है देखेंगे
वो वाला प्रश्न, अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक का विलोम क्या है? एक है आपका अत्यल्प, दूसरा है अत्याधिक, इसके बाद तीसरा आपका है अत्यधिक का विलोम। आपसे क्या पूछा जा रहा है? अधिक का विलोम कौन कौन से ऑप्शन है? दो ऑप्शन इधर है, एक आपका इधर है, अत्यल्प और अत्याधिक। अब आप जल्दी से सोच के बताइए फटाफट कि अत्यधिक का विलोम क्या सही है। तो अत्यधिक का विलोम क्या होगा? तो अत्यधिक का विलोम क्या है यहाँ पर सही? आपका अत्यल्प सही होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न 11वें नंबर पे जो आपका प्रश्न है पूछ रहा है आपसे कि रिक्त का विलोम क्या होता है। तो आप जब शब्द के अर्थ जानते रहेंगे तभी तो आप ढूंढेंगे कि रिक्त का अर्थ क्या होता है। रिक्त का अर्थ होता है सत्य, और रिक्त का विलोम क्या होगा? जिसका अर्थ असत्य होगा वही होगा। तो इसमें आपका जो 4 ऑप्शन दिया गया आप ढूंढेंगे। पहले नंबर पे अनृत, दूसरे पे वक्र, तीसरे पे विकर्ण और चौथे पे आपका अनैक्य है। तो इसमें जो रिक्त का विलोम होगा वह क्या होगा? अनृत्य होगा, क्योंकि अनृत्य का अर्थ क्या होता है? अनृत्य का विलोम, अनृत्य का अर्थ क्या होता है? असत्य होता है। आप एक चीज देखिए, जब लोग यहीं पे एक थोड़ी सी बारीकी चीज हम बताएंगे कि लोग कहते हैं कि समान अर्थ था लेकिन मेरा विलोम गलत हो गया। क्योंकि विलोम में एक चीज ध्यान देने की बात होती है कि अगर तत्सम शब्द है तो विलोम भी तत्सम होगा, अगर शब्द तद्भव है तो विलोम भी क्या होगा? तद्भव होगा। सत्य का विलोम पूछेगा तो असत्य, लेकिन रित का विलोम पूछेगा तो क्या होगा? अनृत्य होगा। वक्र, ऋजु का अर्थ क्या होता है? इसीलिए यहाँ पे आपको भ्रमित कर, ऋजु का अर्थ होता है सीधा, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। लेकिन ऋजु का विलोम पूछेगा तो वक्र होगा, लेकिन सीधा का विलोम पूछेगा तो टेढ़ा। ये भी आपको बारीकी ध्यान में रखना होगा। इसके बाद 12वें नंबर पे हम चलते हैं। 12वें नंबर पे आपसे जो प्रश्न पूछा गया है उसमें दिया गया है संकल्प शब्द में उपसर्ग है। हमने बताया भी था कि जितने भी उपसर्ग वाले हैं उसमें दंतीसा होता है, तो इसमें भ्रमित करने का नहीं। लेकिन आप ये जानेंगे संकल्प शब्द में उपसर्ग क्या है। तो संकल्प शब्द पहला आपका क्या है? सम, दूसरा सक्रिय, तीसरा सन्न, तीसरा संक। तो आप ये देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। संकल्प बना कैसे है? तो बना कैसे है? समधन कल्प। जब धन के पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण माँ होता है तो माँ, और बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो माँ अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ माँ कहाँ चला गया? अनुस्वार में परिवर्तित हुआ। इसलिए इसमें आंसर कौन सा सही होगा? आपका पहला वाला सम उपसर्ग। और पूछ ले कि संकल्प में कौन सी संधि है, तो इसमें आपकी संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। 2 क्वेश्चन आपके इसे ही तैयार हुए। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे जो आपका प्रश्न है दिया है कि मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। इस वाक्य में वाच्य होगा। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है कि कर्मवाच्य है कि कर्तवाच्य है कि अन्य कोई है? तो आप ये जानेंगे कि वाच्य कहते किसे हैं। वाच्य का मतलब है जब आप बोलते हैं कोई बात को तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो तो कर्तवाच्य कहते हैं। कर्म की प्रधानता होगी तो कर्मवाच्य कहेंगे, और अगर क्रिया और भाव की प्रधानता होती है तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। तो इसमें किसकी प्रधानता दिया जा रहा है? क्रिया की प्रधानता दी जा रही है कि क्या मुझसे खड़ा भी नहीं जाता। तो इसमें कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। और आजकल के पेपर में भाववाच्य से प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाते हैं। इसको विशेषता सबसे बड़ा ट्रिक एक चीज ध्यान में रखिए, इसकी जो क्रिया होती है वो हमेशा क्या होती है? पुल्लिंग होती है। और जो क्रिया होती है पुल्लिंग होती है, और इसमें अधिकांश नहीं शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, राधा से दूध पिया नहीं जाता, धूप में बैठा नहीं जाता। इस तरह से आपके मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है कि लेख लिखा जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, मोहन के द्वारा गीत गाया जाता है। और कर्तवाच्य में सीधा मोहन जाता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। इस तरह से आपके प्रश्न आपके आते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हुआ? 13 नंबर पे भाववाच्य। इसके बाद अब आपको देखना है यहाँ पे प्रश्न नंबर 14। इसमें दिया है
कि तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। तो इसमें तो दो आपके सही हैं, लौंग भी सही है। लौंग का क्या है, लौंग है, आर्द्र का क्या है, अंत है, लुनाई का लवणता दिया है, आयस का आदेश दिया। इसके बारे में आप लोग थोड़ा सोच के बताइए कि इसमें आंसर क्या सही होगा। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है, ए वाला कि बी वाला कि सी वाला कि डी वाला। इसमें हम आप लोगों को समय देते हैं क्योंकि आप लोग पिछला वीडियो हमारा देख चुके हैं तद्भव तत्सम का, तो इसमें आप देख के बताइए कि कौन सा आपका गलत है। तो इसमें आंसर जो आपका है बताइए जल्दी जल्दी। इसमें ए भी सही है, सॉरी देखिए इसमें जो गलत है आपका दो आंसर गलत है, ए भी गलत है और ए भी गलत है। आयोग ने बी सी इसको दोनों माना गया है। इसमें लौंग लवंग का मेल सही है, आयुष और आदेश का मेल सही है, और अंतर और लुनाई और लवणता ये दोनों भी आपके गलत हैं। इसके बाद दूसरे में चलते हैं हम। दूसरा प्रश्न आपका दिया है कि लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। संस्कृत के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, रसक रंजन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्कंदगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र, अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन गलत है, यानी कि किस लेखक कौन सी रचना किस लेखक की नहीं है उसमें गलत दिया गया है। तो आप देखेंगे किसमें जो है ऑप्शन आपका सी क्या है, आपका गलत है, क्योंकि यह आपका जयशंकर प्रसाद का नाटक है। यह किसका है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसके बाद फिर आपका लेखक संबंधी ही प्रश्न आपके आए। इसमें भी आप देखेंगे, समझ लीजिए कि चारों कोई प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। संस्कृत का 4 अध्याय किसकी रचना है, दिनकर की, रसक रंजन किसकी है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की, अशोक के फूल किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, स्कंदगुप्त किसकी हो गई, अब जयशंकर प्रसाद की हो गई। यहीं पे जानिए महावीर प्रसाद पत्रिका, इनका एक प्रश्न आता है कौन सी पत्रिका ये निकालते थे, सरस्वती 1903 ईस्वी में। और भी ढेर सारे प्रश्न आपको जब साहित्य पढ़ाया जाएगा सारी चीजें आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताई जाएगी कि कैसे आपको तैयार करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका प्रश्न है कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यहाँ पर भी मिलान करना है। शिवराज भूषण की, शब्द रसायन, देव की, परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, उद्धव शतक, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अब इसमें आप बताइए कौन सी रचना आपकी इसमें जो जोड़ा दिया गया है कौन सा गलत है। पहला है संस्कृत के 4 अध्याय शिवराज भूषण, शब्द रसायन देव, परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उद्धव शतक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो उद्धव शतक किसका है, यह जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। तो इस तरह से उद्धव शतक आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। आपका कौन सा सही हुआ, इसमें ऑप्शन आपका डी, क्योंकि परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, शब्द रसायन देव की है, शिवराज भूषण की है। और एक ऐसे कवि हैं, ये रीतिकाल के भी ध्यान में रखें, यहीं पे याद आ गया तो आपको बता देते हैं। आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि रीतिकाल के कौन से ऐसे कवि हैं जो वीर रस में रचना किए हैं। तो आपके भूषण एक ऐसे कवि हैं रीतिकाल के जिन्होंने वीर रस में रचना किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है युग्म। 17 वाला क्वेश्चन भी आपको सही युग्म का चयन करना है। बोलगा से गंगा, ये तो आपकी राहुल साकृत्यायन की है, यहाँ पे हम क्लियर कर दे रहे हैं, इसका तो है ही। इसके बाद आगे देखते हैं कि और कौन मिलान करना है। इसके बाद ये दिया है कि सूरज का, इसके बाद देखिए सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती, आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें जो दर्शन और दिग्दर्शन है यही आपका मिलान गलत है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का जो सबसे प्रसिद्ध आपकी एक रचना है तो उसको हम बता देते हैं। और आपकी क्या है, चिंतामणि है, जो बहुत प्रसिद्ध है, 4 भागों में है, पूछ लिया जाता है। यह जो रचना है दिग्दर्शन, यह आपकी राहुल साकृत्यायन की रचना है। किसकी है, राहुल साकृत्यायन की रचना है, तो यह आपका गलत है। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है आपका देखेंगे 18 नंबर पर, विराम चिन्ह की दृष्टि से, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है वाक्य। वह ईमानदार, अल्पविराम परिश्रमी, अल्पविराम कर्मठ और मृदुभाषी है।
दूसरा है उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। हाँ, मेरा यही विचार है। डी, आप हमारे घर आना चाहते हैं, अल्प विराम तो आइए, अर्ध विराम ठहरना चाहते हैं, अल्प विराम तो ठहरिए। अब आप इसमें देखिए वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं है, लेकिन इसमें जो विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है किसमें नहीं किया गया है, क्योंकि आप एक जब विराम चिन्ह पढ़ेंगे वहां पे जानेंगे सबसे ज्यादा कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है, तो आपका सबसे अधिक विराम चिन्ह यानी कि अल्प विराम चिन्ह का सबसे अधिक प्रयोग होता है। और जो आपका सी है इसमें क्या है कि यहाँ पे अल्प विराम होने की जरूरत थी, यहाँ पे नहीं है, इसलिए आपका 18 नंबर का जो प्रश्न है इसका सी गलत होगा। इसके बाद आगे देखेंगे जो आपका प्रश्न है, फिर कौन सा शब्द भिन्न अर्थ प्रकृति का है? चिरंतन, शाश्वत, सनातन, अधुनातन। तो इसमें जो आपका आंसर होगा ये तीनों आपके एक समान है। इसमें अधुनातन जो है वह सबसे अलग है, इसका अर्थ प्रकृति से है, तो यह अधुनातन अर्वाचीन के अर्थ में, नवीन के अर्थ में आता है। इसके बाद इसी से देखिए मिलता जुलता आपका विलोम भी पूछ लिया गया है। जो 4 ऑप्शन होने चाहिए 2 ही ऑप्शन में आपके उत्तर मिल जाएंगे, जिसे दिया कि अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा क्या? प्राचीन, अद्यतन, इसके बाद अधुनातन या सनातन। तो आप बताइए कि अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? तो अर्वाचीन का जो विलोम होगा उसे हम क्या कहेंगे? अधुनातन होगा। फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है आप देखेंगे कि इसमें जो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्या पूछ रहा है आपसे? अशुद्ध है, कौन सा है? तो इसमें तो आपके 2 अशुद्ध हैं, विरहणी भी अशुद्ध है और आपका गृहिणी भी अशुद्ध है, ये दोनों आपके सही हैं। तो आपका जो आंसर जारी हुआ उसमें भी दोनों है, क्योंकि विरहणी आपका ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, और गृहिणी होता है, क्योंकि गृह शब्द में इन सब में क्या लगा है? इन्हीं प्रत्यय लगा है। लेकिन लगा है, एक नियम है जब आपको वर्तनी शुद्धि पढ़ाएंगे कि अगर किसी शब्द में रा हो, री हो, अगर सा हो और अगर उसमें ना जुड़ता है तो वह ना किस में परिवर्तित हो जाता है? रा में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए ऑप्शन में आपके दोनों वर्तनी अशुद्धि हैं, ये दोनों आपके गलत हैं वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? लुटिया डूबना, सारा काम। लुटिया डूबना दिया है कि सारा काम चौपट हो जाना, सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, माई का लाल होना, साहसी व्यक्ति होना। तो सब्ज बाग दिखाना का मतलब होता है हरा भरा करना नहीं होता, तो आपका इसमें आपका वाक्य क्या गलत होगा? सब्ज बाग दिखाना वाला आपका आंसर गलत होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप 23वें नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है इसमें दिया है आपका कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय जा तन की झाई पर श्याम हरित दूती हो। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आपके यहाँ पे ही दे दिया गया है, इसमें आप आंसर बताएंगे। अनियोक्ति अलंकार है कि यमक अलंकार है कि श्लेष अलंकार है कि रूपक अलंकार है? तो कौन? श्लेष और रूपक भी दिया है। अब आप बताएंगे कि कौन कौन सा है? श्लेष भी है, रूपक भी है। और तो यमक का अर्थ होता है कि जब एक ही शब्द में एक से अधिक शब्द प्रयोग हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, तो इसमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें एक शब्द एक ऐसा है श्याम जिसका 2 अर्थ होता है, बादल से भी और उनके नाम कृष्ण से होता है। तो इसमें जो है आपका कौन सा अलंकार होता है? इसमें आपका श्लेष अलंकार है। इसके बाद फिर आप जो देखेंगे क्वेश्चन आपका जो आपका प्रश्न है कि गौशाले में कौन सा समास है? गाय के लिए या गौ के लिए शाला। पहली बात तो विच्छेद कर विग्रह करेंगे तो आप जान ही जाएंगे कि इसमें तत्पुरुष समास है कि द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है। तो गौशाला में कौन सा समास है?
तो गौशाला में आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि गौ के लिए शाला। संप्रदान तत्पुरुष, क्योंकि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6। विभक्ति के आधार पे जो आपके प्रश्न बनते हैं तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इसमें अन्य पद प्रधान होता है, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, तो इसमें आंसर आपका 24वां का क्या सही होगा, ए सही होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट प्रश्न 25वां है आपका, देशभक्ति में कौन सा समास होगा। फिर वही सेम है, देशभक्ति का अगर आप विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति, तो इसमें किसमें दिखाई दे रहा है, न द्वंद्व समास है, न कर्मधारय है, न द्विगु है। इसमें भी कौन सा आंसर आपका सही होगा, तत्पुरुष समास, क्योंकि द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, कर्मधारय में विशेष और विशेष, और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। तो ये 25वां क्वेश्चन में आपका सी सही हुआ आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, दिया है कि प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्राग का कि प्राग का कि प्राग का कि प्रागैतिक का। तो इसमें जो आपका बना है वो किससे बना है, ऐतिहासिक। तो इसमें आप प्राग है कहाँ पर, यहाँ पर है का आपका व्यंजनांत है, तो ये जब स्वर की मात्रा लग जाएगी तो इस पे आपका हो जाएगा, और का किसमें परिवर्तित हो जाएगा, गा में। नियम कहता है कि अगर धन के पहले कोई भी व्यंजन वर्ण आए और बाद में कोई भी स्वर आए तो जो पहला व्यंजन का जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होता है वो अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। तो का किसमें परिवर्तित हो गया, गा में परिवर्तित हो गया। तो इस तरह से आपके यहाँ तक के क्वेश्चन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो आपसे पूछा जा रहा है, तुलसीदास किसकी रचना है। तुलसीदास किसकी रचना है, तुलसीदास। देखिए आप लोग के दिमाग में चीजें आ रही होगी, तुलसीदास तो कवि का नाम है, रामाश्रयी शाखा के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं तुलसीदास, लेकिन तुलसीदास नाम से एक कविता की गई है, कौन किया है, नंबर 1 मुक्तिबोध अज्ञेय, नंबर 3 हरिवंश राय बच्चन, और नंबर 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है कि हरिवंश राय बच्चन है कि अज्ञेय है कि मुक्तिबोध है। तो तुलसीदास की कविता किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तुलसीदास नामक एक कविता भी लिखी है। और इसके बाद मुक्तिबोध की अंधेरे में एक लंबी कविता है, बहुत प्रसिद्ध, पूछी जाती है। अज्ञेय पर ज्ञानपीठ पुरस्कार एक कविता पर मिला है, कितनी नाम में कितनी बार। हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, और इनकी आत्मकथाएं भी 4 भागों में बांटी गई हैं। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, कि तुलसीदास कविता किसकी है, तो निराला जी की है। इसके बाद आगे देखते हैं कि आपसे फिर पूछ लिया गया कि बहिष्कार का संधि विच्छेद कीजिए। तो बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो बहिष्कार का जो सही संधि विच्छेद है आप विच्छेद करके देखेंगे, बहि धन कार। ये नियम कहता है कि अगर विसर्ग के बाद का वर्ण आता है तो जो और धन के पहले, विसर्ग के पहले अगर ई आती है तो विसर्ग जो है मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाता है। तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो गया, विसर्ग जो है मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो गया। तो आपका बना क्या, बहिष्कार। और एक चीज हमने पिछली वीडियो में बताया है, आप लोग देखे होंगे कि का वर्ग और टा वर्ग और पा वर्ग के साथ अगर परिवर्तित होता है ऐसा, तो किसमें परिवर्तित होता है, मूर्धन्य सा में परिवर्तित होता है। तो इसमें सही विच्छेद क्या है, वही धन कार का। इसमें आंसर आपका क्या सही होगा, सी सही होगा। इसके बाद देखेंगे आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है फिर रचना से। तो रचना से जो 29वां प्रश्न आपका है, पूछा जा रहा है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, रामधारी सिंह दिनकर की, कि मैथिली शरण गुप्त की, कि श्रीधर पाठक की। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी रचना किस लेखक की है, वैदेही वनवास। तो इसमें आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बहुत प्रसिद्ध रचना है और बहुत पूछा भी जाता है। तो इसमें जो आंसर सही है, वैदेही वनवास किसकी रचना है, हरिऔध की है। जो आधुनिक काल में पहला महाकाव्य लिखा गया प्रिय प्रवास, ये भी बहुत पूछा जाता है। आधुनिक काल का प्रथम महाकाव्य क्या है, प्रिय प्रवास, 1914 ईस्वी में लिखा गया। इसमें 17 सर्ग हैं। रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी एक रचना है जिसपे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है भारत भारती, सबसे प्रसिद्ध है, जिसपे महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। श्रीधर पाठक जो है स्वच्छंदवादी धारा के प्रथम कवि माने जाते हैं। लेकिन इसमें आंसर क्या सही होगा, 29 का
आपका पहला वाला हरिओत सही होगा। और जब आपको साहित्य पढ़ाया जाएगा बहुत आसान तरीके से सारी रचनाएं आपको व्यवस्थित ढंग से तैयार कराई जाएगी। और 30वां प्रश्न आपका जो दिया गया अंतिम प्रश्न, लास्ट जो प्रश्न है आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। नंबर 1 पहिया, और दूसरा आपका लिखावट है, तीसरा आपका पखावज है, और चौथा आपका मजदार है। पुल्लिंग शब्द ढूंढना है, तो पुल्लिंग शब्द जो ढूंढना है तो उसमें आंसर आपका क्या सही होगा? पहिया, क्योंकि ये तीनों आपके क्या है? स्त्रीलिंग है। ये तीनों आपके क्या है? स्त्रीलिंग है। और आपसे पुल्लिंग की बात की गई तो पहिया आपका जो पुल्लिंग है। और एक चीज आज यहीं पे आपके बता देते हैं हम कि अगर किसी शब्द में आवट प्रत्यय लगा है, प्रत्यय का मतलब बाद में लगा है, तो 100% वह स्त्रीलिंग शब्द ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको एक सामने दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, जो अब आज तक के जितने भी पेपर आपके हुए हैं सारे पेपर ऐसे ही क्रमबद्ध सॉल्व कराए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अगला पेपर लेकर के हम आपको आएंगे और आप लोग पूरी तैयारी के साथ लगे रहिए। धन्यवाद।